Students, welcome again. Today we are going to learn a very interesting chapter or very interesting topic in physics that is called the pressure. आज हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. What is the pressure and how pressure related with our daily life, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. हम लोगों ने प्रेशर को अर्ली एज से ही हम लोगों ने प्रेशर वाले कंडीशन को हमेशा अप्लाई करते आ रहे हैं. आप हमेशा एक शार्प नाइफ का यूज़ करते हो, ऑलवेज यूज अ शार्प पॉइंटेड नेल का आप हमेशा यूज करते हैं. आप जब भी बैग कैरी करने के लिए खरीदते हैं या फिर आपके बैग का जो स्ट्रिप होता है वो हमेशा एक ब्रॉड होता है. ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ से हमेशा रिलेटेड रही हैं, बट हम लोगों ने उसे कभी प्रेशर के फॉर्म में, एक कंसेप्ट के फॉर्म में नहीं देखा. आज उन सारी चीज़ों को हम लोग एक कंसेप्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं. यदि आप प्रेशर को समझने की बात करो तो जैसे मैं इस वाइट बोर्ड की यदि बात करूँ ना, तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाइट बोर्ड पे ऐसे अपने पाम को ऐसे पुट किया और इसे ऐसे मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया. तो ये जो फोर्स अप्लाई किया मैंने, ये फोर्स मैं इस बोर्ड पे अप्लाई कर सकता हूँ. ये फोर्स मैं, तो जब मैंने इसे बोर्ड पे अप्लाई किया तो ये इतने बड़े लार्ज एरिया पे, ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स का इम्पैक्ट सिर्फ यहीं पे होगा, ये इस पूरे एरिया पे हो रहा होगा. इसे आप ऐसे समझ सकते हो कि यदि पीछे वॉल नहीं होता तो आप यहाँ पे ही पुश करते ना, देन होल बोर्ड विल फॉल, को पूरा का पूरा बोर्ड गिरता है, सिर्फ ये पोर्शन नहीं गिरता. तो इस तरीके का एक एरिया और एक फोर्स का जो कम्पैक्ट है ना, उसे ही बोलते हैं प्रेशर. यदि उससे आप फॉर्मूला के फॉर्म में बोलो तो बोल सकते हैं प्रेशर इक्वल परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया. कोई भी एरिया है और उस पर लगने वाले परपेंडिकुलर फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है, डेट इज कॉल्ड द प्रेशर. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर एरिया मैंने क्यों लिखा, इस बोर्ड की यदि बात करो तो मैं इस बोर्ड पे एक ऐसे भी फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ. जब मैं ऐसे एक फोर्स अप्लाई करूँगा ना तो ये ऐसे हाथ मेरा ऐसे स्लाइड हो रहा है, लेकिन जब मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो मैक्सिमम होगा. उसे यदि आप एक डायग्राम से समझे तो जैसे ये एक प्लेन है, इस पर आप एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे. और एक कंडीशन है कि जब आप इसमें मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो ना, देन यू हैव टू अप्लाई अ परपेंडिकुलर फोर्स. ये जो एरिया है इसके परपेंडिकुलर जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम फोर्स होगा और दैट विल गिव यू द मैक्सिमम रिजल्ट, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर फोर्स. इसी परपेंडिकुलर फोर्स को एक अनदर नाम से भी जाना जाता है थ्रस्ट. इसे एक अलग नाम से जाना जाता है थ्रस्ट. जब फोर्स परपेंडिकुलर हो, यदि मैं बात करूं इस प्लेन की, तो इस पे एक फोर्स आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, फोर्स आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो फोर्स मैक्सिमम रिजल्ट देगा ना, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर फोर्स, एंड दिस परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड द थ्रस्ट. तो हम लोग इस कंडीशन में, फोर्स के कंडीशन में हम लोग हमेशा जो कंसीडर करते हैं वो एक परपेंडिकुलर फोर्स को कंसीडर करते हैं. भले वो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर नहीं हो, बट उसके कंपोनेंट, जो एक कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, हम उसे ही कंसीडर करते हैं और उसे बोलते हैं थ्रस्ट. तो थ्रस्ट बाय एरिया ये कहलाता है प्रेशर. अब इसे आप इसके यूनिट की बात करो तो फोर्स के यूनिट की यदि हम बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन, और एरिया की बात करें तो लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर. तो इससे यहाँ आप इसके यूनिट की यदि बात करो तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर, इस तरीके से लिख सकते हैं. इसी के लिए एक साइंटिस्ट के ऑनर में ये इसके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाले यूनिट को चेंज करके एक अलग नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं पास्कल. इसे पास्कल के नाम से भी जानते हैं. आप ये लिखो या पास्कल, पी लिखो, बोथ आर द सेम. ये एक ब्रीफ था कि इसके फार्मूले के फॉर्म में यदि आप बात करो तो फार्मूले के फॉर्म में ये इस तरीके से है. लेकिन यदि इस फार्मूले से आगे भी यदि हम सोचें तो डेली लाइफ में इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखें तब उसे समझते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि दो आइडेंटिटी है प्रेशर को डिफाइन करने के लिए, एक परपेंडिकुलर फोर्स और एक एरिया है. यदि आप परपेंडिकुलर फोर्स को कांस्टेंट रखते हो और आप एरिया को जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाओगे ना, तो ये एक फिक्स क्वांटिटी है और आपने एरिया को इंक्रीज किया है, देन आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो लेस होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा. मीन्स यदि एक कांस्टेंट फोर्स आप किसी एरिया पे अप्लाई कर रहे हो,
पहले जितनी एरिया था, अब यदि आपने एरिया को इंक्रीज कर दिया, देन प्रेशर विल डिक्रीज। सेम थिंग, यदि आप क्या कर लो, इसे फिक्स रखो और ये अब एरिया को आप क्या करते हो, डिक्रीज करते हो। तो जैसे जैसे आप एरिया को डिक्रीज करते जाओगे, ये जो प्रेशर मिलने वाला है वो आपको ग्रेटर मिलेगा। ये इसके सिंपल। अब दूसरे कंसेप्ट में देखो कि आप इस टाइम पे एरिया को फिक्स रखो। एक मैंने बोर्ड को रखा है और बोर्ड से एक चाइल्ड है जो कोई से प्रेशर इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो एक लेस फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। तो लेस फोर्स मीन्स लेस प्रेशर, और जब लार्जर फोर्स इसी एरिया पे, फिक्स एरिया पे अप्लाई हो रहा है, तो लार्जर फोर्स मीन्स लार्जर प्रेशर। तो यदि इसके रिलेशन की बात करें ना, तो जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और जो प्रेशर होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। जब ये क्वांटिटी फोर्स फिक्स है, आप एरिया को बढ़ाओगे तो ये घटेगा, और इसे घटाओगे तो ये बढ़ेगा। यदि एरिया को आपने फिक्स रखा है, आप फोर्स जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, प्रेशर विल इंक्रीज, एंड इफ़ यू डिक्रीज द फोर्स, प्रेशर विल डिक्रीज। अब इसके कुछ डेली लाइफ के एप्लीकेशंस को समझते हैं। आप क्या करते हो कि आप जब भी नेल का यूज करते हो ना, तो आप देखते हो कि हमेशा ऐसा नेल मुझे मिला ना जिसका पॉइंट काफ़ी शार्प हो। तो उस शार्प होने का क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है। आप इस बोर्ड पे समझ लो एक नेल को आप इस तरीके से पेनिट्रेट करना चाहते हो, तो यदि एरिया ज़्यादा है, आपने हैमर से फोर्स तो फिक्स अप्लाई किया है, मान लो आपने 80 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, एक टाइम पे यदि शार्प पॉइंट है तो एरिया है 2 मीटर स्क्वायर का, और एक टाइम ऐसा है जब फोर्स तो आप उतना ही अप्लाई कर रहे हो, लेकिन जब उसका पॉइंट शार्प नहीं है तो एरिया है, आप समझ लो 4 मीटर स्क्वायर का, 4 मीटर स्क्वायर का। किस कंडीशन में हमें प्रेशर ज़्यादा मिलने वाला है, यहाँ पे आपको 4 पास्कल का मिलने वाला है, बट यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 2 पास्कल का। तो जितना कम आप एरिया रखोगे उतना ही ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई कर पाओगे। अब जितना ज़्यादा, अब यदि आप बैक की बात करो, आप बैक को ऐसे हैंग करते हो जब अपने शोल्डर पे, तो उसकी जो स्ट्रिप होती है वो काफ़ी ब्रॉड होती है। क्यों? बैक का तो एक फिक्स वेट है, और उस वेट के कारण वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन योर शोल्डर। तो ये फोर्स आपके शोल्डर पे आ रहा है, तो एरिया जितना कम आप रखोगे वो प्रेशर उतना ही ज़्यादा क्रिएट करेगा, एंड देन योर शोल्डर विल फील अ पेन। लेकिन यदि आप उसके एरिया को, स्ट्रिप के एरिया को ब्रॉड करते हो, ज़्यादा रखते हो, तो फोर्स तो उतना ही लग रहा है, बट आपने एरिया बढ़ा दिया। जब आपने एरिया बढ़ा दिया मीन्स क्या किया, आपने जो आपके शोल्डर पे आने वाला प्रेशर था उसे आपने मिनिमाइज कर लिया। यही कंसेप्ट नेल वाले में है, यही कंसेप्ट नाइफ में है, यही कंसेप्ट जो व्हील होते हैं, वो व्हीकल के जो टायर्स होते हैं जैसे ट्रैक्टर के, वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रेशर को कम से कम कर सकें। अब यदि मैं इसके यूनिट की बात मैंने की, अब यहाँ पे मैं यदि पास्कल को डिफाइन करना चाहूँ कि 1 पास्कल क्या होता है, तो यदि आप 1 पास्कल को डिफाइन करने की बात करो तो ऐसे समझ सकते हैं कि कोई एक यूनिट एरिया है, वो यूनिट एरिया आप क्या मानोगे, मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का, और इस पर कोई जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स, वो यदि 1 न्यूटन का हो, तब इसका जो इम्पैक्ट मिलने वाला है, यदि आप इस फार्मूले में इसे पुट करो तो 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर, ये जो फोर्स मिलने वाला है यही कहलाता है 1 पास्कल। मीन्स व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाइड ऑन अ यूनिट area which measure in 1 meter square, then the impact of this force on the area is called the 1 pascal। तब हम लोग उसे बोलेंगे कि वह 1 पास्कल का फोर्स उस पर क्रिएट हुआ है। अब ये हम लोगों ने प्रेशर को इस तरीके से एक ब्रीफ फॉर्म में समझा, लेकिन क्या ये प्रेशर हमेशा आप एक मस्कुलर फोर्स से ही अप्लाई कर सकते हो? नो। आपने किसी टेबल के ऊपर यदि एक आपने पत्थर या ब्रिक रख दिया है, तो उस ब्रिक के मास के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे की ओर उस टेबल को ऐसे पुश करेगा, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो वो अप्लाई फोर्स भी उस टेबल पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन हमारे चारों तरफ देखते हैं कि जो मैटर्स है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वाले तो आपने देख लिया कि आपने एक टेबल पे अपने हाथ पे भी ऐसे एक आपने ब्रिक रखा ना, तो वो एक फोर्स अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके कारण आपके पाम पे एक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। आपने यदि एक पेन ऐसे शार्प पॉइंटेड रखा और ऐसे प्रेस किया, तो वो भी आपके पाम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण एक प्रेशर आप फील करते हो। सेम टाइम पे लिक्विड ऑल्सो हैज़ द मास, लिक्विड के पास भी मास होता है, तो वो मास के कारण लिक्विड भी एक फोर्स अप्लाई करता है उसमें।
Students, I have discussed the pressure due to any material, because material has property to applied force due to gravitational force. और जो भी मटेरियल होती है ना, हम लोग जानते हैं कि दिज ऑल मटेरियल कैन बी एग्जिस्ट इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज. तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है. मैं यदि बात करूँ इस डस्टर की, तो ये डस्टर मेरे पाम के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये पाम एक एरिया है और इसके ऊपर ये डस्टर एक फोर्स अप्लाई कर रहा है. मीन्स इस मेरे पाम पे एक प्रेशर, आई कैन फील अ प्रेशर ड्यू टू दिस डस्टर बिकॉज इट हैज़ अ मास, एंड मास की वजह से इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो फोर्स इस पाम पे लग रहा है, तो ये इस पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा. इस तरीके से हम लोगों ने प्रेशर को डिस्कस किया. और प्रेशर में हम लोगों ने क्या देखा कि आप देखते हो एरिया, फोर्स बाय एरिया, P इक्वल आपने ये देखा. इसमें एक चीज़ समझना कि यदि फोर्स कांस्टेंट हो, मान लो कि एक 5 न्यूटन का 10 न्यूटन का फोर्स मेरे पाम के ऊपर लग रहा था, या किसी भी एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. आप इस क्या करते हो, इस फोर्स को कांस्टेंट रखो. 10 न्यूटन को फोर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं. पहले वो लग रहा था 5 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तब ये इसका जो इम्पैक्ट रहा होगा, मीन्स जो प्रेशर रहा होगा, कितना रहा होगा? 2 पास्कल का. अभी यदि आपने फोर्स को उतना ही रखा है, बट आपने एरिया डिक्रीज कर दिया है, आपने 10 न्यूटन के फोर्स, अब वो 2 मीटर स्क्वायर के एरिया पे लग रहा होगा, देन वो जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 5 पास्कल का. मतलब यदि आप फोर्स को कांस्टेंट रखते हो और एरिया को चेंज करते हो, इफ़ यू डिक्रीज द एरिया then pressure will increase, and if you increase the area, pressure will decrease. Same things are happen when you keep the area constant and change the force. यदि आप एरिया को कांस्टेंट रख के फोर्स को चेंज करते हो, देन सी आपने क्या किया, एक 20, आपने पहले एक एरिया आपने फिक्स किया, ये 20 4 मीटर स्क्वायर का एरिया था. अब आपने एक टाइम पे उस एरिया पे जो फोर्स लगाया था वो 20 न्यूटन का था. इसके वजह से जो आपको इम्पैक्ट मिल रहा होगा प्रेशर, वो कितना? 5 पास्कल का मिल रहा होगा. अब आपने ये एरिया आपको फिक्स ही रखना है, आपने एरिया को फिक्स ही रखा है 4 मीटर स्क्वायर का. अब आपने क्या किया, इस न्यूटन का जो फोर्स लगा था एक पार्टिकुलर एरिया पे 20 न्यूटन का, उसे आपने अब क्या किया, डिक्रीज कर दिया, 16 न्यूटन का कर दिया है. तो अब ये जो प्रेशर हो रहा होगा वो 4 पास्कल का होगा. मतलब ये जो आप फोर्स को जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, एरिया फिक्स है तो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा. दूसरे कंडीशन में यदि आप एरिया को डिक्रीज करते हो और फोर्स को कांस्टेंट रखते हो तो प्रेशर इंक्रीज, और एरिया को आप जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे फोर्स वो डिक्रीज होता जाएगा, मीन्स प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा. ये हम लोगों ने प्रेशर वाले में देखा. लेकिन क्या ये प्रेशर सिर्फ एक सॉलिड ही अप्लाई कर सकता है? देन आंसर विल नो. ये जितने भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो दोनों फोर्स एक्सर्ट करता है. और फोर्स एक्सर्ट करेगा और आप उस फोर्स को किसी एरिया पे कंसीडर करोगे ना, देन देयर विल प्रेशर, ऑलवेज देयर प्रेशर होगा. और इस लिक्विड और गैस को हम एक कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं फ्लूइड. मीन्स अ मटेरियल दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड. तो इसमें फ्लूइड में यदि हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड कैसे एक फोर्स एक्सर्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके वजह से कैसे प्रेशर होता है. इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि हम लोग सबमरीन्स देखते हैं ना, सबमरीन्स जो इनसाइड वाटर जब होता है तो उस पर लिक्विड जो उसके सराउंडिंग में है ना, दैट लिक्विड एक्सर्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स. इतना ज़्यादा अमाउंट का फोर्स लगा रहा होता है कि यदि सबमरीन की एक फिक्स डेप्थ होती है, कि इतने ज़्यादा से डेप्थ में यदि सबमरीन गया, देन एक फिक्स डेप्थ होती है, जैसे 1000 मीटर की हो गई, या 100 या 1500 मीटर की डेप्थ हो गई, कि उससे ज़्यादा यदि सबमरीन डेप्थ में जाएगा ना, देन वाटर विल अप्लाई द मोर प्रेशर एंड दैट विल कोलैप्स द सबमरीन. तो ये इतना ज़्यादा अमाउंट का उस पर फोर्स लगा रहा होता है, इसकी वजह से प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है. यही चीज़ अप्लीकेबल होता है यदि आप क्या करो, एक प्लास्टिक बोतल को ले लो, उसे टाइड आपने बाहर में बंद कर लिया है. अब आप जैसे ही उसे पानी के अंदर में डीप करने की कोशिश करते हो ना, देन बॉटल विल सिंक. वो क्या होने लगता है, वो सिकुड़ने लगता है. क्यों सिकुड़ने लगता है? बिकॉज वाटर अप्लाई अ प्रेशर ओवर द बॉटल. उसके चारों तरफ एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, और ये प्रेशर वाटर उसके अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट है यदि उसके अंदर में डीप किया जाएगा,
देन वाटर हैज़ प्रॉपर्टी टू अप्लाइड अ प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट। ये उसकी प्रॉपर्टी है, और वो प्रेशर जितना डीपर आप करते जाओगे ऑब्जेक्ट को, उस पर लगने वाला जो प्रेशर है वो उतना ही ज़्यादा होता जाता है। इस तरीके से यदि आप बात करो गैसेस की बात करें तो गैसेस भी एक प्रेशर अप्लाई करता है। यदि गैसेस एक प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा होता तो कुछ फेनोमेनन जो हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं वो नहीं देख पाते। देखते हैं कि गैसेस किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करता है। उसके लिए हम लोग एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ऐसे देख सकते हैं कि आपने क्या किया कि एक बॉटल लिया है, प्लास्टिक बॉटल है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक टाइप का एक प्लास्टिक बॉटल आपने लिया इस तरीके का। जब इसमें कुछ नहीं है तब तो आप समझ सकते हो कि एयर है, और ये एयर भी क्या कर रहा होगा, इस जो वाटर बॉटल है ना, इसके चारों तरफ सभी इसके जितने भी वॉल्स हैं ना, सभी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जितने इसके पार्टिकल हैं वो सभी इसके वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। अब आप यदि क्या करो ना, किसी तरीके से इससे में जितने भी एयर है ना उसे यदि आप बाहर निकाल देते हो, जैसे ऐसे मान लो कि आपने क्या किया ना, कोई एक इस तरीके का एक आपने पंप, वैक्यूम पंप का यूज किया, और उससे होके आप क्या कर रहे हो ना कि उसके अंदर के एयर को जैसे निकालते जा रहे हो, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप इसके एयर को बाहर निकालते जाओगे ना, ये जो डब्बा है ना वो फ्लैटेंट, वो पिचकता जाएगा। क्यों पिचकने लगा? क्योंकि इसके अंदर में पहले जो एयर थी इसके वॉल पे एक फोर्स अप्लाई कर रही थी, और इसके आउटसाइड में जो एयर पार्टिकल था वो भी इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहा था। एट दैट आर इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस जगह पे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। आपने जैसे ही यहाँ से सारे एयर को आउट कर दिया, अब अंदर से बाहर की ओर कुछ भी प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, बट आउटर एयर अप्लाइड अ फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द बॉटल एंड इट विल गेट द श्रिंक। और इसके वजह से क्या कर देगा कि ये बाहर का जो प्रेशर है इस डब्बे को श्रिंक कर देगा, पिचका देगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कैसे एक लिक्विड भी एक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, और एक गैस जो होता है वो भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। और ये फोर्स हम लोग इसको ये उस वाले कंडीशन में देखो, बलून वाले कंडीशन में आपने क्या किया, बलून में हवा को भर दिया, और जैसे उसे आप उसे छोड़ते हो ना, उसके माउथ को जैसे ओपन करते हो सारा एयर बाहर निकल जाता है। तो उसमें एक रोल तो उस बलून के इलास्टिसिटी का होता है कि वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना चाहता है, और दूसरा रोल एटमॉस्फेरिक, जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है वो उस बलून पे फोर्स अप्लाई कर रहा होता है, एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और वो एक पार्टिकुलर एरिया की बात कर देंगे तो उसे हम एक अनदर फॉर्म प्रेशर में बोलेंगे। एक प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है जिसके वजह से वो बाहर निकलना चाहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक लिक्विड और ये किसी भी गैस में यदि आप बात करो एटमॉस्फेयर में, तो जो पार्टिकल होता है सभी ऑब्जेक्ट पे एक फिक्स अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। यदि एक पार्टिकल की बात करें, लिक्विड के अंदर भी आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप किया है ना, तो इसके ऊपर यदि आप एक लेयर की बात करो, सिर्फ इतने लेयर की बात करो, इस लेयर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखो तो उस पर जो फोर्स चारों तरफ से पार्टिकल अप्लाई कर रहा होगा ना वो एक ही जैसा होगा। लेकिन यदि आप और डेप्थ करते जाओ तब जो ये प्रेशर का अमाउंट होगा वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक लेयर पे यदि बात करें प्रेशर की तो वो सारा प्रेशर एक जैसा ही होता है। ये हम लोगों ने लिक्विड और गैसेस किस तरीके से प्रेशर अप्लाई करता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। स्टूडेंट्स, अनदर टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर।